किसी भी रिश्ते को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने का एक बहुत ही कारआमद और मजबूत तरीका बताऊँ आपको। द फास्टेस्ट वे टू किल अ रिलेशनशिप इज़ टू ट्रैक डाउन व्हाट यू हैव डन फॉर योर पार्टनर, फॉर योर स्पाउस। कि आप ट्रैकिंग करना शुरू कर दें, मैंने इसके लिए क्या किया, इसने मेरे लिए क्या किया। काउंटिंग शुरू कर दें, गिनती शुरू कर दें कि ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ, ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ, ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बाकी रिश्तों के अंदर तो ये शायद चल जाए, लेकिन शौहर और बीवी के रिश्ते के अंदर दिस इज़ लीथल, दिस इज़ फेटल। आप ट्रांजैक्शन को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं इंसान से, तो ये स्कोर कीपिंग बन रही है। और आप समझ लें दुकान से चीज़ खरीद के उसको बिल आउट कर रहे हैं कि मेरा ये बिल बनता है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, तुम भी मेरे लिए ये कुछ करो। और इस चीज़ का नुकसान क्या होता है कि ये पूरा रिश्ता एक बर्डन बन जाता है, एक बोझ बन जाता है, जो कि आगे जाके फिर उतारा नहीं जाता और इंसान को बहुत ज़्यादा तंग करता है। नाउ देयर आर टू थिंग्स इफ़ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप टू ग्रेट एक्सटेंट। अगर आप बाकी लोहे फौलाद प्लैटिनम की तरह अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो स्कोर कीपिंग को और इस शॉप कीपिंग को छोड़ें और रिश्ते को इन्वेस्टमेंट ना समझें कि जो मैंने किया वो इन्वेस्टमेंट है और अब मुझे इस पर रिटर्न चाहिए, मुझे इस पर प्रॉफिट लाजमी चाहिए। नहीं चाहिए प्रॉफिट। दो चीज़ों का ख्याल रखें रिश्ते को मजबूत, मुस्तहकम, बेहतरीन, देरपा बनाने के लिए। उसमें सबसे वन तो एक ऐसा रिलेशनशिप टिप है आप सबके लिए कि आप 100 किताबें पढ़ लें रिलेशनशिप के ऊपर, दिस विल बी द एसेंस। ये गिस्ट होगा, ये सबसे अहम तरीन चीज़ है कि लड़ाई मियाँ बीवी के दरमियान हो, दोस्तों के दरमियान हो, कारोबारी रफाकत हो या क्लास फेलोज हो, कॉलीग्स हो, हर जगह पे लड़ाई की बुनियादी वजह यही है। दिस इज द मेन रूट कॉज ऑफ फाइटिंग एवरीवेयर। क्वारलिंग इसी वजह से हो रही है, और ये चाहे बॉर्डर पर हो या घर के अंदर हो, जंगों की वजह यही बन रही है। और ये चीज़ क्या है, ये अहम तरीन लफ्ज़ क्या है, ये लफ्ज़ है मिजाज, योर टेम्परामेंट। मिजाज कैसा है, दिस इज अ बैकग्राउंड थीम, दिस इज अ बैकग्राउंड रिदम। ये एक इनविजिबल रिदम है। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है ना, कभी कभार अलाप लगा होता है, ये वो है कि आप थिंकिंग करते हैं, फीलिंग है आपकी, लव है आपका, ये सब कुछ मिजाज के मुताबिक हो रहा होता है। आप अपनी बीवी से लड़ाई नहीं कर रहे और बीवी अपने शौहर से लड़ाई नहीं कर रही, आप उसके मिजाज से लड़ाई कर रहे हैं। उसको पता भी नहीं चल रहा, वो कह रहा पता नहीं क्यों लड़ाई हो रही, इसलिए कि मिजाज नहीं मिलता, आपने मिजाज नहीं समझा उसका। वो आपसे मोहब्बत करती है और बीवी साहिबा, वो शौहर भी आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन मिजाज नहीं मिल रहा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेम्परामेंट। देखें, लोग मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कुछ लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं, फ्रेंडली हैं, वो बातें करते हैं और वो माफ़ भी जल्दी कर देते हैं, माफ़ी कबूल भी जल्दी कर लेते हैं और शेयरिंग करते हैं। जबकि कुछ लोग इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, वो नहीं बातें करते, खामोश रहते हैं, माफ़ नहीं करते, दिल में रखते हैं, उनका एक अपना मिजाज है। तो इसी तरीके से कुछ लीडर होते हैं, वो सबको अपने पीछे चलाना चाहते हैं। कुछ फॉलोअर होते हैं, किसी को पीछे नहीं चलाते बल्कि पीछे चलते हैं। हर बंदे का अपना एक मिजाज है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट मिजाज। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बाज़ लोग वो झगड़ालू से होते हैं, वो बात बात पे इमोशनली बॉयल अप हो जाते हैं, और बाज़ लोग मुतदिल मिजाज के होते हैं, वो नई चीज़ों को इतना सीरियस लेते, दरगुजर करने वाले होते हैं। लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता। और अब आप सोचिए कि अगर गर्म और ठंडा मिल जाए तो फिर क्या होगा, सारी बात है, फिर एक अजीब सी कैफियत पैदा होगी। और मैं अगर ये कहूँ जी इससे मेरा मिजाज नहीं मिलता, कोई और होगा जिससे मेरा मिजाज मिलता है, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाते हैं। हर एक के चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं, जवानी में कुछ हुआ, बचपन में उसके साथ कुछ ऐसे वाकयात हुए, एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि हर एक का अपना एक थीम बन गया होता है, मूड होता है, हर एक का अपना एक टेम्परामेंट होता है। तो किसी के साथ आप सेट नहीं बैठ सकेंगे। यू हैव टू डू द एडजस्टमेंट, यू हैव टू डू द एडजस्टमेंट, ये बड़ा ज़रूरी है। तो जिस तरीके से अल्लाह की मार्फत हासिल करना ज़रूरी है, ये तो खैर एक बहुत बड़ा रुतबा है और ये तो बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन याद रखिए, इंसान जिनके साथ हम रहते हैं उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये गुत्थी सुलझा लेंगे, यकीन करें, थोड़ा सा इस पर गौर करें जो बात मैंने की है कि लड़ाई मोहब्बत की कमी की वजह से नहीं हो रही, बल्कि मिसमैच ऑफ मिजाज की वजह से हो रही है। मिजाज नहीं मिलता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू और अंदाज़े मामलात आप अगर देखिए तो एक ही बात को आप मुख्तलिफ अशखास के साथ मुख्तलिफ अंदाज से किया करते थे। नॉट सेम फॉर एवरी वन, द सोल्यूशन इज़ नॉट सेम सोल्यूशन, सेम साइज फिट फॉर ऑल नहीं चलता, बल्कि यू हैव टू इंजीनियर द थिंग्स कीपिंग इन व्यू द टेम्परामेंट ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करती या वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मिजाज नहीं मिलता। थोड़ा सा मिजाज को समझें, थोड़ा सा अपने आप को सेट करें, थोड़ा सा उसके साथ सेट हो। देखें, गिर जाना ये रिश्ते बचाने के लिए कभी कभार बहुत ज़रूरी होता है, और वही लोग अपने घर बचा पाते हैं जो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं।
तो जनाब ये बात हमने आज सीखी कि मिजाज मिलने चाहिए। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ सबसे खतरनाक मर्द कौन होता है। द मोस्ट डेंजरस मर्द, शौहर, सबसे खतरनाक शौहर कौन होता है? नंबर 1, ये वो शौहर है जिससे उसकी बीवी नहीं बदल सकी। बात थोड़ी सी कड़वी है, हो सकता है मर्दों को इतनी जल्दी हजम ना हो, लेकिन ये बात सच है। शादी हुई थी आपकी, एक नया इंसान आपकी जिंदगी में आया था, आपको बदलना चाहिए था। ये वो मर्द है जो हर बात में कहता है मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत है, मुझसे सारे माफी मांगे आके, मैं किसी से माफी नहीं मांग सकता। दिस इज नॉट फेयर। और अब क्या होता है कि ये तो जिस मर्जी लहजे में बात कर रहा है, जितना मर्जी दहाड़ रहा है और जो कुछ मुंह में आए बोल रहा है। सामने से अगर कभी बीवी वो बताकाजा बशरियत थोड़ा ऊंच नीच कर दे, तुम गलत हो मैं ठीक हूं, इस तरह का रवैया उसका, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप माफी मांगना भी सीखें, आई लव यू कहना भी सीखें, ये मैजिकल वर्ड्स हैं इस दुनिया के अंदर। और नंबर 2, खतरनाक तरीन मर्द की निशानी ये है कि वो 100% कंट्रोल चाहता है। वो चाहता है कि मेरा 100% कंट्रोल हो। ठीक है, आप मर्द हैं, आप निगहबान हैं, यू आर द बेस्ट, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हर एक की एक प्राइवेट लाइफ जरूर होती है। गुनाहों वाली नहीं मैं कह रहा कि गंदे रिश्ते बने हो और बैक साइड के ऊपर प्राइवेटली कुछ काम चल रहे हो जो कि गलत हैं, नहीं। इसके अलावा माँ है, बाप है, बहनें हैं, स्कूल के दोस्त होते हैं, हर एक की एक प्राइवेट लाइफ है एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट प्राइवेट लाइफ। थोड़ा स्पेस दें उसको, थोड़ा स्पेस दें उसको। लेकिन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त औरत वो है जो शादी के बाद अपने शौहर के घर को सारी लाइफ के ऊपर तरजीह देती है। वो उसको सबसे पहले लेकर आती है। और मर्द की भी प्राइवेट लाइफ होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेहतरीन मर्द वो है जो शादी के बाद अपनी दीगर मसरूफियात को कम करता है और अपनी फैमिली पे ज़्यादा तवज्जो देता है। ये उसके लिए सदका जारिया है, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, इसका हक यानी सबसे ज़्यादा तवज्जो का, पैसे का घर में बनता है। और सबसे 3rd नंबर पे खतरनाक मर्द वो है जो हर वक्त हालत जंग में है। वो ऑफिस का गुस्सा घर आके निकालता है, यानी वो अपने से बड़े ताकतवर से सुनता है और कमज़ोर को सुनाता है। नाउ दिस मर्द इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस मर्द है। और ये मर्द हमेशा परेशान है, ये परेशान ही रहता है। क्योंकि टेंशन में क्यों है? क्योंकि जब ऑफिस में है अपने बॉस की सुन रहा है तो परेशान है, और जब घर में है तो सुना रहा है। तो जो बंदा गुस्सा कर रहा है वो कभी खुश तो नहीं हो सकता ना, तो वो परेशान ही है, टेंशन में ही है। ये तरीकाकार होता है कि हर जगह पर आपने किस चीज़ को कैसे डिफ्यूज़ करना है। घर एक अमन की जगह है, बीवी को भी चाहिए कि जब मर्द घर आए, इतनी ढेर सारी लड़ाइयाँ उसने लड़ी हुई हैं, तो अब वो बीवी उसको कंफर्ट दे। और देखें परसेंटेजेस हैं, घर में 100% होना चाहिए, रिश्ता 100% होकर मुकम्मल होता है। अगर कभी मर्द वो 20% है तो बीवी आगे बढ़ के 80% मुकम्मल कर दे। अगर कभी बीवी 20% है, घर में मामला तो हो गया, सास के साथ बात हो गई, दीगर कोई झगड़ा हो गया, काम कर करके थक गई, बच्चों ने बहुत तंग किया, अब बीवी 20% है, तो मर्द आगे बढ़ के 80% मुकम्मल करके चीज़ को मुकम्मल कर दे। तो बाहर का गुस्सा अंदर नहीं निकालना। याद रखिए ये आपका पार्टनर है, कोई आम इंसान नहीं है। अब हर गमी में इसी के साथ रोना है, हर खुशी में इसी के साथ हंसना है, हर पहाड़ी इलाके में इसी के साथ घूमना है, हर दस्तरखान पे इसी के साथ खाना खाना है। तो ये याद रखिए ज़िंदगी आसान होती नहीं, बल्कि ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है, सब्र करके, कुर्बानी करके और बहुत कुछ बर्दाश्त करके। नाउ टू एडजस्ट द थिंग्स, लेट मी डिस्कस विद यू एन इंसिडेंस। एक छोटा सा वाक्य बयान करता हूँ जिसका आपको पता चलेगा कि मोहब्बत की थ्योरी क्या होती है। एक पोता था, वो खड़ा था, उसने देखा उसके दादाजी बैठे हैं और किचन में दादी अम्मा जो है वो काम कर रही हैं। पोते ने पूछा, दादाजी इट इज़ स्ट्रेंज फॉर मी कि आपकी शादी को 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, और आपने एक ही हमारी दादी अम्मा के साथ इतना वक्त गुजारा, तो बड़ी स्ट्रेंज बात है, और थोड़ा मुझे बताएं, गाइड करें। दादाजी ने बिल्कुल सीरियस होकर किचन में खड़ी अपनी बीवी को देखा और कहा, ये वो औरत तो नहीं है जिससे मेरी शादी हुई थी। पोता मुस्कुराया और कहने लगा, अब्बू ने ये तो नहीं बताया था, मतलब समझ नहीं आई। कहते ये वो औरत नहीं है, वो 22 साल की लड़की जिससे मैंने शादी की थी, ये वो औरत नहीं है। ये हर 3-4 साल बाद बदल जाती है। शी इज अपडेटिंग हर वर्जन एंड स्ट्रेंजली दिस इज नॉट ए कॉन्शियस एफर्ट, ये कोई कॉन्शियसली नहीं है, बल्कि ये अपने आप को बदल रही है। वो 22 साल की लड़की जिससे मैंने शादी की थी, वो तो 4 साल बाद बदल गई थी जब उसके यहाँ पहला बच्चा पैदा हुआ। याद रखें, जब इंसान का जिस्म जाता है ना, इसके जो मसल्स हैं वो थोड़े मस्कुलर हैं, स्ट्रेच कर जाते हैं। एक दफ़ा जब मसल स्ट्रेच कर जाएं तो दोबारा पूरे अपनी जगह पर नहीं आते, थोड़ी सी चेंज आ जाती है, रिलैक्स कर जाते हैं, इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो जिस्म के मसल्स वैसे नहीं रहते। तो कहा कि ये 22 साल की लड़की जो मैं ब्याह के लाया था, 4 साल बाद उसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया, उसके जिस्मानी खदोखाल वो नहीं रहे, और फिर मेरे पे तवज्जो वो नहीं रही।
शादी के बाद तो मौज मेले, मस्तियाँ, तितलियाँ उड़ रही हैं, बाइक पे जा रहे हैं, अंडरपास से गुजर रहे हैं, खूब मज़ा आ रहा है, डेट नाइट्स हो रही हैं, डिनर हो रहे हैं, हर वक्त एक दूसरे के साथ जनाब मौजें मरी और साथ पहाड़ी। लेकिन अब उस बच्चे के आने के बाद ये चीज़ नहीं रही। अब उसकी तवज्जो मेरे पे कम हो गई। अब मैं अगर उससे उतनी मोहब्बत मांगता तो वो ना देती। तो मैंने अपनी वर्जन को अपडेट किया, मैंने दोबारा इससे मोहब्बत की एक नए अंदाज से कि मुझे अब मोहब्बत का अंदाज बदलना है। और फिर उससे कुछ अरसे के बाद जब वो मजीद बड़ी हो गई, 40 साल की हो गई, 35 साल की हो गई, अब उसको रोमांस नहीं चाहिए था, उसको सपोर्ट चाहिए थी। और फिर थोड़ी और बड़ी होगी तो उसको सिक्योरिटी चाहिए थी, इसको एक पार्टनर चाहिए था जो हेल्थ उसको दे, उसको एक पार्टनर चाहिए था जो उसको तन्हाई में खुशी दे, उसको कंपनी दे, उसको दवाइयाँ ला कर दे और हर दुख दर्द के उन मामलात को समझे और बगैर कहे उसकी बात को माने। वैसे भी औरतों के अंदर ये एक ख़ास इंस्टिंक्ट होती है कि वो ये चाह रही होती है कि मैंने बोला भी नहीं है, मेरी बात को समझ लिया जाए। मर्द ऐसा नहीं करता, मर्द लॉजिकल होता है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये फितरत है। मर्द को समझना चाहिए, ये औरत को भी समझना चाहिए कि हाउ वी कैन डील विद द थिंग्स, समटाइम्स दीज थिंग्स हैपन। तो मर्द की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो एक दफ़ा मोहब्बत करता है, उसको रिन्यू नहीं करता, जबकि रोज़ाना मोहब्बत रिन्यू होती है। औरत इसके रंग बदलते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ ये गलत बात नहीं है, दिस इज समथिंग नेचुरल, this is something male has to understand that female they are continuously changing everything। फिर मीनोपॉज आ जाता है, जब औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बांझ हो जाती है, तो उसके बाद तो उसकी लाइफ में जो एंजाइम्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वगैरह है, वो तो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, बॉडी फ्लश हो रही होती है, डिप्रेशन हो जाता है, दर्दें शुरू हो जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। ऑल दी थिंग्स मस्ट बी कंसिडर्ड बाय यू, आपको सब चीज़ें सोचनी चाहिए। और फिर देखिए ये चीज़, रिश्ता है कितना ज़बरदस्त। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह करने वाला अपना आधा दीन बचा लेता है। कितनी बड़ी बात है यार, देखिए दीन कितना बड़ा है, दीन कितना बड़ा लफ्ज़ है। इस दीन में जो है वो नमाजें, रोज़ा, हज, ज़कात, नफ्स से लड़ाई, सब कुछ इस दीन में, इतना बड़ा दीन है, उसका आधा सिर्फ एक रिलेशन की वजह से बच रहा है। हाउ यू कैन इमेजिन दिस। यानी क्वार्टर नहीं का, और ये नहीं का कोई रिकमेंडेशन हो रही है, दिस इज कंपल्सरी, दिस इज समथिंग मैंडेटरी, दिस इज समथिंग ऑर्डर्ड बाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा दीन, हमारा ईमान, सब कुछ जो है वो क्या फरमा रहे हैं कि दीन आधा तुम्हारा बच जाएगा जब तुम शादी कर लोगे, निकाह कर लोगे। तो फिर आधा दीन सिर्फ इस एक रिलेशनशिप की वजह से बच रहा है। सो इट मीन्स दैट इन कंपैरिजन विद दीन वी हैव मिसअंडरस्टूड दिस रिलेशन व्हाटसोएवर। कि अगर दीन की बात की जाए, एक मुसलमान ने निकाह को, शादी को समझा ही नहीं है कि निकाह और शादी के अंदर कितनी ज़्यादा हिकमतें मौजूद हैं। तो ये याद रखिए, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रगल्स दो हैं। रिमेंबर दिस फैक्ट, टू स्ट्रगल्स आर द मैक्सिमम, वन इज़ आई कंट्रोल एंड सेकंड इज़ द कंट्रोल ऑफ योर प्राइवेट पार्ट्स। आप जो है शहवत वाले आज़ा जो हैं, और फिर आंखों का कंट्रोल, ये सबसे अहम तरीन स्ट्रगल है इंसान की। अब नोट कर लें, अगर इन चीज़ों को खुला छोड़ दिया जाए इंसान कहीं का नहीं रहता, इन चीज़ों को बांध लिया जाए, असूल के तहत कर लिया जाए, मंजिलें तय कर जाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और निकाह इसको डायरेक्टली डील कर रहा है। नबी पाक ने फरमाया, ए नौजवानों, तुम में से जो निकाह की इस्तात रखता हो वो निकाह करे कि निगाहों को झुकाने वाला है, और जो इस्तात ना रखता हो वो रोज़े रखे क्योंकि ये शहवत को कम करने का ज़रिया है। तो निकाह के ज़रिए ये दोनों चीज़ें कंट्रोल होती है। और एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट सुने, नफ्स की शरारतों में, नफ्स की चीरा दस्तियों में, नफ्स के हथकंडों में सिर्फ लस्ट नहीं है, ये सिर्फ शहवत नहीं है जो नफ्स के साथ आप रिलेट करें, नफ्स के और भी बड़े वेपन्स हैं, जिसमें एक बेसब्री है, एरोगेंस है, फखर, गुरूर, आकड़, नार्सिसिज्म है, अपने आप में रहना, अपने आप को सब कुछ समझना, मैं सारा कुछ हूँ, ये भी नफ्स की चीरा दस्तियों में आता है। और ये बड़ी बात है कि जो नफ्स आहिस्ता आहिस्ता मोटा होता जाता है, स्लो हार्डनिंग जिसे कहते हैं, ये सरकश हो जाता है। निकाह इसकी बड़ी ज़बरदस्त शील्ड है। अब हैरान होंगे, नफ्स की जितनी भी बुराइयाँ हैं, नफ्स के साथ जो भी एसोसिएटेड इलनेसेस हैं, उसको निकाह बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल करता है। हाउ कि एक बंदा जिसके साथ आप दिन रात रह रहे हैं, आप उस बंदे से अपना करैक्टर नहीं छुपा सकते। आप उस बंदे से करैक्टर कैसे छुपाएं? कहानी, बीवी शौहर के लिए लिबास है और शौहर बीवी के लिए लिबास है, तो लिबास है, और लिबास ऐबों को छुपाता है, लिबास इंसान को खूबसूरत खुशनुमा भी करता है, लिबास बिल्कुल जिस्म के साथ जुड़ा होता है, तो लिबास है। एक बंदा जिसके साथ आप दिन रात रह रहे हैं, आप उससे करैक्टर नहीं छुपा सकते, और ऑटोमेटिकली जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये उसमें डील होंगी, ये उसमें डील होंगी जनाब, ये उसमें डील होंगी। कैसे डील होंगी? कि जब आप बीवी के साथ रह रहे हैं और बीवी अपने शौहर के साथ रह रही है, बहुत सी चीज़ों में सब्र करना पड़ेगा। तो बेसब्री वाला फैक्टर कवर हो गया, करना पड़ता है ना सब्र, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। नंबर 2,
जब आप बीवी के साथ रह रहे हैं और बीवी शौहर के साथ रह रही है, उस वक्त आपको बहुत सी बातों में अपनी बात नीचे करनी पड़ेगी, आर्गुमेंट्स में, दलाइल में, गुफ्तगू में अपने आप को हराना पड़ेगा, उसको जिताना पड़ेगा। इसका मतलब आपके अंदर जो एरोगेंस है, जो आकड़ है, वो भी कम हो रही है। और नंबर 3, आप ये देखते हैं कि ये निकाह जो है नार्सिसिज्म को कम कर रहा है। तो सारी जिंदगी एक बंदा निकाह करके अच्छी नीयत के साथ अपनी बीवी के साथ मामला करता है, तो ये लाइफ टाइम की इबादत है, लाइफ टाइम इबादत है। वो हर वक्त इस फेज से अंदर से गुजर रहा है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ निकाह। तो फरमाया इसी बात के आखिर में कि आधा ईमान तो तुम्हारा बच गया, बाकी आधे के बारे में अल्लाह से डरते रहो, बाकी आधे के बारे में अल्लाह से डरते रहो। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ निकाह। तो आप ये बात याद रख लें, महसूस कर लें, लिख लें। एक बंदा जो अपने घर के अंदर सुकून में है, उसकी नमाज पढ़ने का अंदाज ही कुछ और होगा। वो सखावत करेगा और ही अंदाज होगा, उसका लेन देन मजबूत होगा, मुस्तहकम होगा, खुश होगा, मुतमईन होगा, उससे खुशी हासिल होगी। इफ इज सेफ एट होम, अगर घर के एंड से वो सिक्योर्ड है तो ये सारा कुछ होगा। तो घर फाउंडेशन है, तमाम फैसले गलत कर लेना, कैरियर और पार्टनर गलत ना चुनना, पार्टनर उनमें से दोनों में से एक चुनोगे तो पार्टनर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक आप देखें, पहली वही आई बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा साथ है, और जब नबी पाक का विसार जारी हो रहा था, हज़रत आयशा वो खिदमत अक़दस में हाजिर है। This is the importance of wife. So you can say, and how you are going to settle this thing that I have a wife and wife said that I have a husband, and you are ignoring that spouse in every matter of your life. You must deal with that relationship well. You must share everything. You must live not according to the rules and regulations and disciplines, but you must live with love. You must live with generosity. You must have a beneficent behavior towards your spouse. You must love her. You must love her. जब मोहब्बत होती है ना, बड़े असूल भी वहाँ पर टूट जाए तो कोई नहीं होता, मोहब्बत से वो सब कुछ तय हो जाता है और बड़ा कुछ अच्छा होकर चलता है। तो सिर्फ इस एक हिस्से को अच्छी तरह निभाया जाए तो कितना ज़बरदस्त होता है। तो these are the words spoken by the most important personality of this world. कितनी फसाहत तो बलागत है इस लफ्ज़ में। क्या कि जिसने निकाह किया उसने आधा दीन अपना बचा लिया। तो शादीशुदा ज़िंदगी का अहम तरीन असूल याद रखें, कमरे की बात कमरे से बाहर नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो जिंदगी में, कमरे की बात कमरे से बाहर। आप मियाँ बीवी हैं यार, दिन में 1000 बातें होती हैं, 1000 बातें भूल भी जाते हैं। अगर आपने बार बात कर दी, चाहे वो आपके सके माँ बाप है, वो नहीं भूलेंगे। वो क्या हमारी बेटी के साथ ऐसे हुआ, हमारे बेटे को ऐसे कहा, उनको ना बीच में डाल, वो सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। आप तो मियाँ बीवी हैं, भूल जाते हैं बातें, अपने तक रखें, बात खत्म हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी। बहरहाल कुल्हाड़ी को भूल जाता है, दरख्त को याद रहता है। तो मुंह से जो लफ्ज़ निकाल रहे हैं उन लफ्ज़ों के ऊपर थोड़ा पैरा देना सीखें। लफ्ज़ निकालते हुए सोचें ये नेकी है, ये खुशी है, इसका फ़ायदा है, ये रहमदिली है इन लफ्ज़ के अंदर कि नहीं, और फिर उसको रोक लें, गौर से सुने। 95% लड़ाइयाँ इसलिए नहीं होती कि क्या बोला, 95% लड़ाई इसलिए होती किस अंदाज से बोला। सो योर अंदाज इट मैटर्स। और फिर बड़ी बड़ी दोस्तियाँ एक सेकंड में जो बदल जाती हैं, ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, वो गीबत है। ये आपकी शख्सियत को तबाह कर देता है। एक बंदा आपके सामने गीबत कर रहा है, चस्का लग गया, हर जगह जाकर गीबत करेगा। एक बंदा मेरे पास आया, उसने बताया जी फला बंदा आपकी गीबत कर रहा है। मैंने कहा वो बंदा गीबत कर रहा था, आपके सामने इतने आराम से तो गीबत कैसे कर ली? वाह, कैसे कर ली उसने गीबत? नहीं करनी चाहिए थी। उसने मुझे तीर मारा, तीर लगा नहीं, आप उठा के मुझे चुबो रहे हैं। वाई यू आर डूइंग दैट? तो आज अगर आप अपनी गुफ्तगू को मैनेज कर लेते हैं तो बड़ा फ़ायदा होगा। और वो क्या है कि 3 दरवाज़ों से अपनी गुफ्तगू गुजारें। नंबर 1, क्या ये सच है? नंबर 2, क्या ये ज़रूरी है? क्या इस पर रहमदिली है? इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा।